स्वागत है कहानियों के समुंदर में। यहाँ लहरें सिर्फ पानी की नहीं होती, यहाँ लहरें एहसासों की होती हैं जो धीरे धीरे आपके दिल तक पहुँचती हैं। अगर आज का दिन थोड़ा भारी रहा हो, अगर मन में कुछ अधूरी बातें, कुछ थकान या बेचैनी रह गई हो, तो बस लाइट हल्की कर लीजिए, आराम से लेट जाइए और अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस कीजिए। ये कहानी आपके साथ बैठेगी, आपकी उलझनों को थोड़ा हल्का करेगी और आपको एक शांत, सुरक्षित नींद तक धीरे धीरे ले जाएगी। अगर हमारी ये कहानियाँ आपके दिल को ज़रा सा भी सुकून देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें अगली रात की कहानी लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, आप किस शहर या किस गांव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त वहां रात के कितने बज रहे हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि इस खामोश रात में आप कहीं हमारे साथ हैं। अब खुद को इस पल में छोड़ दीजिए, हर चिंता, हर बोझ इस कहानी के हवाले कर दीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सरकारी दफ्तर की सुबह कभी बहुत शोर नहीं करती। वो कागजों की सरसराहट में, स्याही की हल्की गंध में और लकड़ी की मेज़ों पर धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। उस दिन भी ऐसा ही था। खिड़की से आती धूप फाइलों के कोनों पर सीधी नहीं पड़ रही थी। वो टेढ़ी होकर अक्षरों को छू रही थी, जैसे पढ़ने से पहले सोच लेना चाहती हो। वंशीधर मेज़ के सामने बैठा था। उसके सामने नियमों की किताब खुली थी, पर उसकी निगाह पंक्तियों पर नहीं थी। वो उन्हें जानता था। उसके लिए नियम कागज पर लिखी इबारत नहीं थे, वे एक ऐसी रेखा थे जिसे पार करना उसे अपने आप से दूर ले जाता। दफ्तर में लोग आ जा रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई जल्दी में था। किसी के लिए ये बस एक नौकरी थी, पर वंशीधर के लिए ये एक जिम्मेदारी थी जिसे उसने अपने भीतर काफी पहले स्वीकार कर लिया था। उसके पिता सरकारी मुलाजिम नहीं थे, पर उन्होंने सच और गलत के बीच का फर्क बहुत साफ सिखाया था। ईमानदारी तुम्हें ऊपर नहीं ले जाएगी, उन्होंने कहा था, पर तुम्हें खुद से नीचे भी नहीं गिरने देगी। ये वाक्य आज भी वंशीधर के भीतर वैसे ही खड़ा था। नमक विभाग की नई नियुक्ति अभी अभी उसके हाथ में आई थी। कागज पर सब कुछ साधारण था, पर वो जानता था कि ये विभाग सिर्फ नमक से नहीं चलता। यहाँ स्वाद नहीं, स्वार्थ घुला होता है। उसने फाइल बंद की, कुर्सी से उठा और बिना किसी नाटकीय सोच के दफ्तर के बाहर कदम रखा। ये कहानी किसी बड़े घोटाले से शुरू नहीं होती, ये एक आदमी के भीतर धीरे धीरे स्पष्ट होती ईमानदारी से शुरू होती है, और यही ईमानदारी आगे चलकर उससे सबसे महंगा मोल लेने वाली थी। वंशीधर का जीवन बाहर से बहुत साधारण दिखता था। न कोई बड़ी हैसियत, न कोई ऊंचे संपर्क, बस एक नौकरी, एक कमरा और कुछ सिद्धांत। सुबह वो समय से दफ्तर पहुंचता, कागजों को ठीक से देखता, हस्ताक्षर उतनी ही सावधानी से करता जितनी सावधानी से कोई अपनी पहचान लिखता है। उसके सहकर्मी अक्सर कहते, इतनी सख्ती किस लिए? वो हंस देता, उत्तर नहीं देता। उत्तर उसके लिए जरूरी नहीं थे, उसका काम जरूरी था। नमक विभाग उस समय एक अजीब स्थिति में था। नमक हर घर की जरूरत थी, पर वही नमक सरकार के लिए सबसे जटिल व्यवसाय बन चुका था। कानून स्पष्ट थे, पर उनका पालन उतना ही धुंधला था। वंशीधर को यह सब पहले दिन से दिखने लगा। लाइसेंस की फाइलें बहुत साफ थीं, पर जमीन पर नमक जहां तहां बहता दिखता था। उसने अपने वरिष्ठ से पूछा, ये नमक किसके अंतर्गत है? वरिष्ठ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कागज में जो लिखा है वही मानो। ये उत्तर पूरा नहीं था, पर यही यहाँ का चलन था। वंशीधर ने इस उत्तर को न अस्वीकार किया न स्वीकार। उसने बस एक बात अपने भीतर और पक्की कर ली कि वो जो देखेगा उसे देखने से मुंह नहीं मोड़ेगा। उसकी नियुक्ति के कुछ ही दिनों में उसे पहली सूचना मिली, सीधी नहीं, इशारों में। रात में नमक निकाला जाता है, किसी ने धीरे से कहा, पर आप नई पोस्टिंग है, समझ जाएंगे। ये समझना यहां सबसे खतरनाक शब्द था। वंशीधर ने उस आदमी की ओर देखा, कुछ कहा नहीं,
रात को अपने कमरे में वो देर तक जागता रहा, न डर से न उत्साह से, बस सोच से। अगर वो न देखे तो सब ठीक रहेगा, अगर वो देख ले तो सब बदल सकता है। ये बदलाव उसके पक्ष में नहीं भी जा सकता था। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात शांत थी, पर उसे पता था कि ये शांति सिर्फ ऊपर की परत है, नीचे बहुत कुछ चल रहा था। वंशीधर ने अपने आप से एक प्रश्न पूछा, क्या नियम सिर्फ लिखे जाने के लिए होते हैं या उन्हें निभाने वाला कोई होना चाहिए? ये प्रश्न उसने किसी से नहीं पूछा, ये उसका निजी प्रश्न था। और इसी प्रश्न के साथ वो उस रास्ते पर धीरे धीरे चल पड़ा था, जिसके अंत में न सुविधा थी न प्रशंसा, सिर्फ एक कठोर और अकेला संतोष था। अभी ये रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, पर पहला कदम बिना किसी घोषणा के रख दिया गया था, और आगे नियम सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर परखे जाने वाले थे। नमक की दुनिया कागजों से कहीं ज्यादा जमीन पर फैली होती है। ये बात वंशीधर ने पहले ही हफ्ते में समझ ली। दिन में सब कुछ ठीक ठाक दिखता था, गोदाम खुले रहते, रजिस्टर भरे जाते, मोहरें सही जगह लगती थी, नमक सरकारी था, हिसाब सरकारी था। पर शाम ढलते ही ये व्यवस्था धीरे धीरे अपना दूसरा चेहरा दिखाने लगती थी। एक दिन दफ्तर से लौटते समय वंशीधर ने देखा, सड़क के किनारे कई छोटी गाड़ियां खड़ी थीं। उन पर नमक की बोरियां लदी थीं, पर कोई सरकारी निशान नहीं था। वो रुक गया। ये रुकना सहज नहीं था, ये आदत के खिलाफ था। यहाँ अधिकतर लोग न देखकर देखना सीख जाते हैं। वंशीधर ने एक आदमी से पूछा, ये नमक कहाँ से आया? आदमी चौंका नहीं, उसने चारों ओर देखा, फिर धीरे से कहा, साहब, सब यहीं से आता है। यहीं का मतलब स्पष्ट नहीं था, पर वंशीधर समझ गया। उसने कोई बहस नहीं की, कोई आदेश नहीं दिया, बस नमक को ध्यान से देखा। नमक साफ था, सफेदी चमक रही थी। ये छुपाने वाला माल नहीं लग रहा था। यही सबसे बड़ा संकेत था। दफ्तर पहुंचकर उसने पुराने रजिस्टर निकाले। दिन भर तारीखें, संख्याएं और हस्ताक्षर देखता रहा। सब कुछ बहुत साफ था, बहुत ज्यादा साफ। जिस साफ गोई में कोई गलती ना हो, वहां अक्सर कुछ छिपा होता है। उसने अपने एक सहकर्मी से धीरे से पूछा, रात में गोदाम बंद रहते हैं ना? सहकर्मी मुस्कुराया, कागज में तो रहते हैं। ये उत्तर वंशीधर को अब चौंकाने वाला नहीं लगा। ये यहाँ की भाषा थी। उस रात वो देर तक सो न सका। नमक की सफेदी उसकी आंखों के सामने तैरती रही। उसे पिता की बात फिर याद आई, सच अक्सर चमकता नहीं, पर गलत अक्सर बहुत साफ दिखता है। अगले दिन उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे बात की। मुझे रात की जांच करनी है, उसने कहा। वरिष्ठ ने नजर उठाई, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अकेले? हाँ, वंशीधर ने कहा। ये हाँ सिर्फ उत्तर नहीं था, ये एक दिशा थी। वरिष्ठ ने कोई मना नहीं किया, उन्होंने कोई समर्थन भी नहीं दिया। ये भी एक तरह की स्वीकृति थी। शाम ढलते ही वंशीधर दफ्तर में रुक गया। बाकी लोग घर चले गए। जब अंधेरा पूरी तरह उतर आया, वो धीरे धीरे गोदाम की ओर चल पड़ा। रास्ता खाली था, हवा में नमक की हल्की गंध थी। ये गंध उसके लिए नई नहीं थी, पर आज इसमें कुछ अलग था। गोदाम बाहर से बंद था, ताला अपनी जगह पर लटका हुआ था। वंशीधर ने ताले को ध्यान से देखा, फिर चारों ओर। कुछ दूरी पर एक परछाई हिली। वो रुक गया। ये वो क्षण था जब नियम कागज से उतरकर जमीन पर आने वाले थे। अभी उसने कुछ किया नहीं था, पर अब पीछे हटना सिर्फ सुविधा होता, और वंशीधर ये जान चुका था कि सुविधा अक्सर ईमानदारी की सबसे पहली दुश्मन होती है। रात पूरी तरह जाग चुकी थी, और उसके साथ वंशीधर का पहला वास्तविक इम्तिहान भी धीरे धीरे शुरू हो रहा था। गोदाम के बाहर रात अचानक और गहरी लगने लगी थी। चांद कहीं ऊपर था, पर उसकी रोशनी यहां तक सीधी नहीं पहुंच रही थी। दीवानों की छायाएं लंबी हो गई थीं। वंशीधर एक कदम आगे बढ़ा। उसने जानबूझकर अपने जूतों की आवाज को दबाया नहीं। ये छिपने की रात नहीं थी। परछाई अब और साफ दिखने लगी। एक नहीं, दो थीं। वे धीमी आवाज में पर आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे थे। ये आत्मविश्वास उन लोगों में आता है जो जानते हैं कि व्यवस्था उनकी तरफ है। वंशीधर रुक गया। उसने खुद को अंधेरे में पूरी तरह छुपाया नहीं, वो देखा जाना चाहता था। परछाइयां अचानक स्थिर हो गईं। कौन है? एक आवाज आई। नमक विभाग, वंशीधर ने कहा। उसकी आवाज न ऊंची थी न कांपती। कुछ पल चुप्पी रही,
फिर कदमों की आवाज उसकी ओर बढ़ने लगी। दो आदमी सामने आए। उनके चेहरे पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहे थे, पर उनकी चाल में हड़बड़ी नहीं थी। इस वक्त एक ने पूछा, कोई जांच नहीं होती इतनी रात? होनी चाहिए, वंशीधर ने कहा। नमक रात में ज्यादा चलता है। यह वाक्य सीधा था, उसमें व्यंग्य नहीं था, बस एक सच्चाई थी। दोनों आदमी एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। आप नए लगते हैं, दूसरे ने कहा। यहां सब कुछ चल रहा है। ये चल रहा है एक प्रस्ताव था, एक न्योता था। वंशीधर ने कुछ नहीं कहा। वो गोदाम के ताले की ओर देखता रहा। देखिए साहब, पहला आदमी बोला, हम आपके लिए सब आसान कर सकते हैं। ये आसान किसी सुविधा की बात नहीं थी, ये आंख मूंद लेने की बात थी। कितना? वंशीधर ने पूछा। ये सवाल लालच से नहीं था, ये उस भाषा में बात करने का तरीका था जिसे वे समझते थे। दोनों चौंके, फिर मुस्कुराए। जितना आप चाहें, एक ने कहा। नौकरी आराम से चलेगी। ये पहला प्रलोभन था, साफ सुस्पष्ट। वंशीधर ने अपनी जेब की ओर नजर नहीं डाली। उसने अपने भीतर देखा। वहां डर था, पर वो लालच से छोटा था। ताला खोलिए, उसने कहा। यह आदेश नहीं था, ये निर्णय था। आदमी हिचके। फिर एक ने चाबियां निकाली, ताला खुला, दरवाजा चरमराया। गोदाम के भीतर नमक सफेद पहाड़ों की तरह जमा था, इतना कि कागजों में उसकी जगह कहीं नहीं थी। वंशीधर अंदर गया। उसने एक बोरी खोली। नमक उसकी उंगलियों से फिसल गया। ये सरकारी नमक नहीं था, ये रात में निकाला गया नमक था। किसका माल है? उसने पूछा। जिसका पैसा, जवाब आया। ये पूरा सच था, और यही सबसे खतरनाक बात थी। वंशीधर ने अपने रजिस्टर निकाले, नाम लिखने लगा, तारीख, समय, माल की मात्रा। आदमी अब बेचैन होने लगे। सोच लीजिए साहब, एक ने कहा, आप अकेले पड़ जाएंगे। ये धमकी नहीं थी, ये सामाजिक भविष्यवाणी थी। वंशीधर ने लिखना जारी रखा। उसके भीतर अब कोई द्वंद्व नहीं था। जो था वो पहले ही निर्णय में घुल चुका था। उसने दरवाजा बाहर से सील कर दिया। गोदाम अब सरकारी हो चुका था। दोनों आदमी चुप थे। उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। रात अब और ठंडी लग रही थी, पर वंशीधर को ठंड महसूस नहीं हो रही थी। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। प्रलोभन अब और सलीके से और ऊंचे स्तर से आने वाला था, और हर अगला प्रलोभन उससे कुछ न कुछ छीनने की कोशिश जरूर करेगा। गोदाम सील होने के बाद रात अचानक बहुत छोटी लगने लगी। कुछ देर पहले जो अंधेरा एक ढाल की तरह था, अब एक सवाल बन गया था, जैसे रात खुद पूछ रही हो, अब आगे। वंशीधर गोदाम के बाहर कुछ पल खड़ा रहा। ताज़ा सील पर उसकी नज़र टिकी हुई थी। मोहर अब भी गीली थी। ये गीलापन उसे अपने निर्णय की ताजगी नहीं, उसका भार महसूस करा रहा था। दोनों आदमी अब भी पास ही खड़े थे। वे बोल नहीं रहे थे। बोलने की ज़रूरत अब नहीं थी। एक ने धीरे से सिगरेट जलाई। लौ कुछ पल कांपी, फिर स्थिर हो गई। साहब, उसने धुएं के बीच से कहा, आप बहुत सीधे आदमी हैं। ये प्रशंसा नहीं थी, ये अंतिम कोशिश थी। सीधे आदमी यहां ज्यादा दिन नहीं चलते। वंशीधर ने उसकी ओर देखा, न गुस्से से न चुनौती से। तो कोशिश कर लेते हैं, उसने कहा। यह वाक्य किसी बहादुरी का प्रदर्शन नहीं था, यह सिर्फ एक संभावना थी जिसे वो खुद पर आजमाना चाहता था। वो गोदाम से मुड़ा और धीरे धीरे सड़क की ओर चल पड़ा। पीछे किसी ने न रोका न आवाज दी। ये सबसे डरावनी बात थी। घर पहुंचते पहुंचते रात थोड़ी ढल चुकी थी, पर वंशीधर को नींद नहीं आई। उसने दिया जलाया, फाइलें फिर से खोली। जो कुछ उसने देखा था उसे कागज पर और साफ लिखा। नाम, मात्रा, समय, स्थान। हर शब्द उसे एक कदम और आगे ले जा रहा था, उस जगह से जहां वापसी आसान नहीं होती। सुबह दफ्तर पहुंचा तो हवा बदली हुई थी। वही मेजें, वही कुर्सियां, पर बातचीत कुछ ज्यादा रुकी हुई थी। उसका वरिष्ठ कुर्सी पर सीधा नहीं बैठा था। वो फाइलों में नजर नहीं गड़ा रहा था। रात को बहुत देर तक जागे, उसने पूछा। हाँ, वंशीधर ने कहा। जरूरत नहीं थी, वरिष्ठ बोले। कागज अपने आप चल जाते हैं। ये सुझाव था, न आदेश न भटकार। वंशीधर ने फाइल मेज पर रख दी। अब हम रुक नहीं सकते, उसने कहा। वरिष्ठ कुछ पल फाइल को देखते रहे, फिर आहिस्ता से उसे बंद कर दिया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वे बोले। ये मामला नमक का नहीं है। तो? वंशीधर ने पूछा।
ये लोगों का है, ऊपर तक, उत्तर आया। ये पहली बार था जब ऊपर इतनी साफ बोला गया। उसी दिन दोपहर में एक गाड़ी दफ्तर के सामने आकर रुकी, साफ सुथरी, महंगी। उससे एक व्यक्ति उतरा। कपड़े साधारण थे, पर चाल में वो भरोसा था जो पैसे से नहीं, पहुंच से आता है। उसने सीधे वंशीधर का नाम लिया। आपसे 2 मिनट चाहिए। कमरे में 2 कुर्सियां थीं, दरवाज़ा अध खुला था। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने कहा, पर हर अच्छा काम अकेले नहीं किया जाता। ये दूसरा प्रलोभन था, पहले से ज़्यादा सभ्य, ज़्यादा सलीकेदार। हम आपके साथ हैं, वो बोला, बस थोड़ा लचीलापन चाहिए। लचीलापन ये शब्द सबसे खतरनाक होता है। ये सीधे गलत नहीं कहता, ये सही को मोड़ देता है। गोदाम खुल जाएगा, वो बोला, कागज संशोधित हो जाएंगे। और नियम? वंशीधर ने पूछा। वो मुस्कुराया। नियम व्यवस्था के लिए होते हैं, आदमी के लिए नहीं। ये किताब से नहीं आया था, ये सालों की आदत से आया था। और बदले में? वंशीधर ने फिर पूछा। सुरक्षा, उत्तर मिला। सम्मान और ये भरोसा कि आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। ये डर का शालीन रूप था। वंशीधर कुछ देर चुप रहा। उसने अपने हाथों को देखा, वे कांप नहीं रहे थे। अगर मैं मना कर दूं तो? उसने पूछा। व्यक्ति ने पहली बार उसे सीधे देखा। तो आप अकेले पड़ जाएंगे, वो बोला, और अकेलापन यहाँ बहुत महंगा पड़ता है। ये धमकी नहीं थी, ये व्यवस्था का तथ्य था। वंशीधर ने कुर्सी से पीछे टिकते हुए कहा, मैं अकेले ही आया हूँ। कमरे में कुछ पल खामोशी रही। व्यक्ति उठा, दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, सोच लीजिए, समय हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलता। दरवाज़ा बंद हो गया। वंशीधर ने खिड़की से बाहर देखा। गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई। दफ्तर फिर वैसा ही लगने लगा, पर अब उसके लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उसने महसूस किया कि प्रलोभन अब खुलकर नहीं आएगा। वो फैसलों में, स्थानांतरण में, फाइलों की रफ्तार में आएगा। ये लंबी लड़ाई थी, और इस लड़ाई में उसके पास न हथियार थे, न समर्थन। सिर्फ एक चीज़ थी, वो रेखा जिसे उसने पहले ही अपने भीतर खींच लिया था, और अब उस रेखा को कायम रखना नमक से कहीं ज़्यादा भारी होने वाला था। मामला अब कागजों से बाहर निकल चुका था। जो बातें रजिस्टरों में दबी रहती हैं, वे अब कचहरी की दीवारों से टकराने वाली थीं। अदालत की सुबह दफ्तर की सुबह से अलग होती है। यहाँ कागजों की आवाज़ ज़्यादा तेज होती है और चुप्पी ज़्यादा भारी। वंशीधर लकड़ी की बेंच पर बैठा था। उसके हाथ में फाइल थी, पर उसकी उंगलियां पन्ने नहीं पलट रही थीं। वो उन्हें जानता था। नाम, मात्रा, तारीखें सब स्पष्ट थे, इतने स्पष्ट कि कोई भी उन्हें देखना न चाहे। सामने वकील बैठे थे। उनके चेहरों पर व्यावसायिक शांति थी। ये न्याय का नहीं, व्यवहार का कमरा था। एक वकील ने धीरे से दूसरे से कहा, यह मामला इतना सीधा नहीं है। सीधा कभी भी आरामदायक नहीं होता। गवाह बुलाए गए, कोई पूरा नहीं बोला, कोई झूठ भी नहीं बोला। सबने बस उतना ही कहा जितना कहा जा सकता था। जब वंशीधर की बारी आई तो वो खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी। उसने किसी को कसूरवार नहीं ठहराया। उसने सिर्फ वही कहा जो उसने देखा था। मैंने रात में गोदाम सील किया, उसने कहा। नमक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। वकील ने पूछा, क्या आपको आदेश था? कानून आदेश है, वंशीधर ने उत्तर दिया। कमरे में कुछ लोग हिले। ये वाक्य कागजी नहीं था। क्या आपको किसी ने रोका? दूसरा सवाल आया। नहीं, वंशीधर बोला। किसी ने मदद भी नहीं की। ये सबसे सच्चा वाक्य था। जिरह लंबी नहीं चली, वो घुमावदार थी। सवाल नमक के नहीं, नीयत के थे। आप इतनी रात वहां क्यों थे? क्या आपने किसी से सलाह ली? क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि व्यवस्था ऐसी ही चलती है? वंशीधर ने हर सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उसने जहां जरूरी था चुप्पी रखी। ये चुप्पी डर की नहीं थी, ये अनावश्यक सफाई से बचने की चुप्पी थी। वो जानता था कि अदालत सिर्फ सच नहीं, परिणाम भी तौलती है। कार्रवाई के बीच उसकी नज़र एक पल को पीछे बैठी भीड़ पर गई। कुछ चेहरे उसे पहचानते थे, कुछ पहचान कर भी नज़र नहीं मिला रहे थे। ये वही अकेलापन था जिसकी पहली चेतावनी उसे गोदाम के बाहर मिली थी। दोपहर तक सुनवाई स्थगित कर दी गई। जज ने कोई टिप्पणी नहीं की। उनकी चुप्पी सबसे भारी थी। कचहरी के बाहर लोग धीरे धीरे बिखरने लगे। कुछ एक दूसरे से फुसफुसाए, कुछ सीधे अपने रास्ते चले गए। वंशीधर सीढ़ियों पर कुछ देर खड़ा रहा। धूप अब तेज हो चुकी थी। उसने अपनी फाइल सीने से हल्की सी लगा ली। ये सुरक्षा का संकेत नहीं था,
ये याद दिलाने का तरीका था कि वो अब भी उसी पर खड़ा है जो लेकर आया है। उसके भीतर एक सवाल फिर उठा, क्या सच अकेले भी काफ़ी होता है? अभी इसका उत्तर नहीं मिला था और शायद ये अदालत उसका उत्तर देने वाली भी नहीं थी। ये लड़ाई अब कागज़ों से ज़्यादा समय की हो चुकी थी और समय हमेशा तटस्थ नहीं होता। अगला दिन और अगली सुनवाई सिर्फ कानूनी नहीं, उसकी नैतिक परीक्षा होने वाली थी। अगली सुनवाई किसी घोषणा के साथ शुरू नहीं हुई। अदालत में वही कुर्सियां थीं, वही मेज़, वही हवा, पर वातावरण और भारी था। ये वो वक्त था जब सच अपनी ताकत नहीं, अपनी कीमत चुकाता है। जज आए, सब खड़े हुए, फिर बैठ गए। कागज़ पलटे गए, फाइलें खुली, कुछ वाक्य फिर दोहराए गए। कानून, प्रक्रिया, नियम, और फिर निर्णय की ओर धीमी चाल शुरू हुई। अदालत ने ये नहीं कहा कि वंशीधर झूठा है, ये भी नहीं कहा कि वो पूरी तरह सही है। ये संतुलन अचहरी की सबसे पुरानी भाषा है। अधिक उत्साह, एक शब्द आया। प्रक्रियात्मक चूक, दूसरा। नमक अवैध था, ये स्वीकार किया गया, पर कार्रवाई अनुचित ढंग से की गई थी, ये भी। सुनते हुए वंशीधर ने पलकें एक बार भी तेज नहीं झपकाईं। ये अपेक्षित था। निर्णय धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। गोदाम खुल जाएगा, माल जब्त नहीं माना जाएगा, जांच ऊपर के स्तर पर स्थानांतरित की जाएगी। और वंशीधर, उसका नाम किसी आरोप में नहीं था, पर किसी प्रशंसा में भी नहीं। अंत में एक वाक्य जोड़ा गया, अधिकारी को भविष्य में संयम बरतने का निर्देश दिया जाता है। संयम, ये शब्द उसके भीतर गूंजता रहा। संयम उस आदमी के लिए कहा गया जिसने अब तक सबसे ज्यादा संयम ही बरता था। अदालत खाली होने लगी। लोग अपने अपने निष्कर्ष लेकर बाहर निकल गए। कुछ ने कहा, देखा, ईमानदारी काम नहीं आती। कुछ ने सिर हिलाया, समझदार होता तो आगे बढ़ता। किसी ने उससे सीधे बात नहीं की। ये अलगाव किसी आदेश से नहीं आया था, ये समूह की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। वंशीधर बेंच से उठा। फाइल अब पहले जितनी भारी नहीं लग रही थी। वो जानता था कि वो कानूनी तौर पर हारा नहीं है, पर जीता भी नहीं है। और शायद यही सच की सबसे आम स्थिति होती है। बाहर धूप अब आंखों में चुभ रही थी, पर वो नजरें झुकाकर नहीं चला। सीढ़ियां उतरते हुए उसने महसूस किया कि कुछ लोग जानबूझकर उससे दूरी बना रहे हैं। ये दूरी उसके लिए नई नहीं थी, बस अब स्थायी लगने लगी थी। दफ्तर लौटते समय उसने खिड़की से शहर को देखा। गाड़ियां चल रही थीं, दुकानें खुली थीं, नमक अब भी बिक रहा था। व्यवस्था ने अपने ऊपर कोई असर नहीं लिया था। दफ्तर में उसकी मेज उसी जगह थी, फाइलें उसी क्रम में, पर हवा बदल चुकी थी। कोई उससे सीधे बात नहीं कर रहा था। काम उसे मिल रहा था, पर भरोसा नहीं। वरिष्ठ ने सिर्फ इतना कहा, अब थोड़ा समझदारी से। ये समझदारी कानून की नहीं थी, ये अनुकूलन की थी। उस शाम अपने कमरे में बैठा वंशीधर देर तक खामोश रहा। उसने अपने निर्णय को फिर से नहीं तौला। उसने पछतावा भी नहीं किया, पर उसने ये स्वीकार किया कि ईमानदारी कभी कभी पुरस्कार नहीं, अकेलापन देती है, और यही उसकी सबसे बड़ी कीमत होती है। ये मामला अदालत में खत्म हो चुका था, पर वंशीधर के भीतर अब एक और सुनवाई शुरू होने वाली थी, जहां जज भी वही था और अभियुक्त भी वही। और उसी अंदरूनी अदालत में अगला निर्णय अभी बाकी था। अदालत का मामला कागजों में बंद हो चुका था, पर उसका असर दफ्तर की हवा में अब भी घुला हुआ था। वंशीधर रोज की तरह समय पर दफ्तर पहुंचता, कुर्सी पर बैठता, फाइलें खोलता, पर अब काम उसे उसी तरह नहीं सौंपा जाता था जैसे पहले। कुछ फाइलें उस तक पहुंचती ही नहीं थीं, कुछ आधे रास्ते में रुक जाती थीं। ये कोई दंड नहीं था, ये एक तरह की चुप सजा थी। वरिष्ठ उससे बात करते थे, पर केवल जरूरत भर। उनकी आवाज में अब न सख्ती थी, न भरोसा। ये स्थिति किसी आदेश से नहीं आई थी, ये स्वाभाविक समायोजन था। जो आदमी व्यवस्था को असुविधा देता है, व्यवस्था उसे धीरे धीरे किनारे करना सीख जाती है। दफ्तर के बाहर लोग अब भी नमक की बात करते थे। ठेकेदार उसी तरह आते जाते थे, चेहरे वही थे, बस नजरें बदल गई थीं। कई लोग उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दे देते, कुछ नजरें फेर लेते। ये सम्मान नहीं था, ये सावधानी थी। वंशीधर ने इन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना छोड़ दिया। वो अब बाहरी संकेतों से अपना मूल्य तय नहीं कर रहा था। शाम को वो अक्सर अपने कमरे में जल्दी लौट आता, न किसी से मिलने जाता, न किसी चर्चा में शामिल होता। ये अलगाव उसने चुना नहीं था, पर उसने इसे स्वीकार कर लिया था। एक शाम उसके पास स्थानांतरण का आदेश आया।
कागज संक्षिप्त था, कोई कारण नहीं लिखा था। प्रशासनिक आवश्यकता, ये वाक्य सब कुछ कह देता है और कुछ भी नहीं कहता। नई जगह दूर नहीं थी पर कम महत्वपूर्ण थी। ये पदावनति नहीं थी पर उन्नति भी नहीं। वंशीधर ने कागज तह किया, फाइल में रखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जानता था कि यही आने वाला था। उस रात वो देर तक जागता रहा। कमरे की खामोशी अब अजीब नहीं लग रही थी। उसने अपने भीतर देखा, क्या उसे अफसोस है? उत्तर सीधा नहीं था पर स्पष्ट था। उसे अपने किए पर पछतावा नहीं था, पर उसे यह भी पता था कि उसने एक रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है। यह किसी आदर्शवादी घोषणा का पल नहीं था, यह एक शांत स्वीकृति का पल था। सुबह वो नई पोस्टिंग पर रिपोर्ट करने गया। छोटा सा दफ्तर, कम लोग, कम आवाजें। यहां उससे कोई उम्मीद नहीं थी और शायद यही सबसे बड़ी आजादी थी। उसने कुर्सी खींची, बैठ गया, फाइल खोली। काम अब भी काम था, पर उसके भीतर एक चीज स्पष्ट हो चुकी थी। सम्मान अब पद से नहीं, अपने भीतर उपस्थित रहने से आएगा। और यही समझ अगले हिस्से में उसके जीवन को एक ऐसे संतुलन तक ले जाने वाली थी जो बाहर से दिखाई नहीं देता पर भीतर टिकाऊ होता है। नई जगह पर दिन एक जैसे बीतने लगे। न कोई जल्दी, न कोई दबाव। फाइलें कम थीं पर स्पष्ट थीं। वंशीधर अब हर सुबह उसी समय दफ्तर आता, पर उसके भीतर पहले जैसा उत्साह नहीं था और न ही पहले जैसा संघर्ष। ये एक अलग तरह का संतुलन था। यहाँ कोई उसे नमक के बारे में सलाह लेने नहीं आता था, कोई उसे रोकने भी नहीं आता था। वो अचानक अदृश्य हो गया था, व्यवस्था की नज़र में, पर अपने भीतर वो पहले से ज्यादा स्पष्ट था। कभी कभी कोई नया क्लर्क उससे पूछ लेता, आप पहले कहाँ थे? वंशीधर संक्षेप में बता देता, बिना किसी विस्तार के, बिना किसी गर्व या खेद के। कुछ लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते, कुछ हल्की सी मुस्कान दे देते। ये सम्मान का वो रूप था जो तालियों में नहीं मिलता। एक दिन एक बुजुर्ग किसान दफ्तर आया। उसके पास एक छोटी सी अर्जी थी। कागज पुराना था पर समस्या नई नहीं थी। वंशीधर ने पूरी बात सुनी, बीच में न टोका न जल्दी दिखाई। जब वो आदमी बाहर गया तो उसकी आंखों में डर नहीं था। ये कोई बड़ा काम नहीं था, पर वंशीधर को लगा कि शायद यही उसकी जगह है। उस शाम वो घर लौटते समय थोड़ा रुक गया। सड़क के किनारे एक दुकान से नमक की छोटी सी थैली खरीदी। घर पहुंचकर उसने थैली मेज पर रखी। नमक सफेद था, साधारण। उसे गोदाम की रात याद आई, अदालत की खामोशी याद आई और वो स्थानांतरण का कागज भी। सब एक एक कर मन में उभरे। उसने नमक की थोड़ी सी मात्रा हथेली पर रखी, उसे देखा, फिर धीरे से हथेली झाड़ दी। ये किसी प्रतीक का नाटकीय पल नहीं था, ये बस एक मनुष्य का अपने निर्णय के साथ शांत खड़ा होना था। उसे अब किसी से स्वीकृति नहीं चाहिए थी, न ऊपर से न समाज से। उसने जो रेखा खींची थी वो अब भी वहीं थी और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। सम्मान अब उसके नाम के साथ नहीं चलता था, वो उसके कदमों के साथ चलता था, धीरे, बिना शोर के। और इसी शांत, अदृश्य पर टिके हुए सम्मान के साथ वंशीधर अपने जीवन के अगले अध्याय में प्रवेश कर चुका था। समय बहुत कुछ अपने आप ढक देता है। घटनाएं फाइलों में बंद हो जाती हैं, नाम धीरे धीरे यादों से फिसल जाते हैं। नमक का मामला भी ऐसे ही पीछे छूट गया। व्यवस्था आगे बढ़ गई, व्यापार फिर चल पड़ा, पर कुछ बातें समय के साथ नहीं जाती। वंशीधर अब किसी बड़े दफ्तर में नहीं था, किसी की नज़र में वो महत्वपूर्ण अधिकारी नहीं रहा था, पर हर सुबह जब वो काम पर बैठता था तो उसे खुद से नज़र मिलाने में कोई झिझक नहीं होती थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उसने सीख लिया था कि ईमानदारी हमेशा इनाम नहीं देती, पर ये आपसे कुछ छीनती भी नहीं। वो जो कुछ खो कर आया था वो बाहर का था, और जो उसके पास बचा था वो भीतर का। कभी कभी कोई उसकी कहानी फुसफुसाहट में सुना देता था, बिना नाम के, बिना तारीख के, बस एक उदाहरण की तरह। वंशीधर उस फुसफुसाहट का हिस्सा नहीं बनता था, वो बस अपना काम करता था। नमक आज भी सफ़ेद था, कानून आज भी लिखे जाते थे, और ईमानदारी आज भी अकेली होती थी। पर जब कोई उस अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है तो वो कमज़ोरी नहीं रहती, वो एक शांत ताकत बन जाती है। और उसी शांत ताकत के साथ
ये कथा अपनी जगह ठहरती है। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।